बेटा ये हमारा लास्ट चैप्टर है एनवायरमेंटल इश्यूज़, ठीक है। तो ये एनवायरमेंटल इश्यूज़ चैप्टर जो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, ये इकोलॉजी का आपका लास्ट चैप्टर है, वर्किंग का लास्ट चैप्टर है। एनवायरमेंटल इश्यूज़ जैसा कि आप जानते हैं, एनवायरमेंट से रिलेटेड सारी चीज़ें इसमें आपको पढ़नी है। एनवायरमेंट से रिलेटेड का मतलब ये है कि मेन चीज़ इसमें आपको क्या पढ़नी है बेटा, एनवायरमेंटल पॉल्यूशन। क्या पढ़ना है इसमें आपको, पॉल्यूशन के बारे में पढ़ना है बेटा। जैसा कि हम जानते हैं बेटा कि धीरे धीरे हमारी जो पॉपुलेशन, वर्ल्ड की जो पॉपुलेशन बढ़ रही है, अब वर्ल्ड की पॉपुलेशन बढ़ रही है तो जो पॉपुलेशन है वो नेचुरल रिसोर्सेज की मांग भी बढ़ रही है। जब पॉपुलेशन बढ़ेगी तो नेचुरल रिसोर्सेज की मांग भी बढ़ेगी, तो जब नेचुरल रिसोर्सेज की मांग बढ़ेगी तो लोग अपनी एक्टिविटीज़ को, अपनी नीड को, अपनी ज़रूरतों को पूरा करने से इस एनवायरनमेंट को नुकसान पहुँचा रहे हैं। तो गवर्नमेंट ने कुछ ऐसा एक्ट चलाया है, एक ऐसा प्रोग्राम, एक ऐसा प्रोजेक्ट चलाया है जिसके अकॉर्डिंग कि अगर लोगों की नीड्स, यानी पॉपुलेशन की नीड्स, यानी पॉपुलेशन की ज़रूरत भी पूरी हो पाए और एनवायरनमेंट को कोई नुकसान भी ना पहुँचे, तो ये सारी चीज़ें हमको इस चैप्टर के अंदर पढ़नी है, ठीक है। जैसे कि आप जानते हैं कि एनवायरमेंटल पॉल्यूशन जो होता है, पॉल्यूशन का मतलब होता है कि एनवायरनमेंट में कुछ भी अनवांटेड सब्सटेंसेस का आ जाना। अनवांटेड सब्सटेंसेस का मतलब ये है कि वो अनवांटेड सब्सटेंस हमें, ह्यूमन बींग्स को, प्लांट्स को, एनिमल्स को कुछ ना कुछ नुकसान ज़रूर पहुंचाएंगे, ठीक है। तो ये जो एनवायरमेंटल पॉल्यूशन है, ये दो तरीके से होगा, या तो नेचुरल होगा या फिर होगा मैन मेड एक्टिविटीज़ से, ह्यूमन एक्टिविटीज़ से। तो नेचुरल जो एनवायरमेंटल पॉल्यूशन होता है वो आपको मैं बताऊँ बेटा 99%, बल्कि 99.5% ये नेचुरल ही होता है। 99.5% ही नेचुरल होता है। नेचुरल का मतलब ये होता है कि जैसे कि इंडस्ट्री से धुआं निकल रहा है, ठीक है ना, या फिर एनवायरनमेंट में किसी तरीके की गैसेस ज़्यादा हो गई हैं, तो उस तरीके से नेचुरल ज़्यादा हो सकता है। ह्यूमन की वजह से जो पॉल्यूशन हो रहा है, जैसे कि नॉइज़ पॉल्यूशन है, ठीक है ना, नॉइज़ पॉल्यूशन है, कुछ एयर पॉल्यूशन है, वाटर पॉल्यूशन है, ये जो ह्यूमन की वजह से हो रहा है उसको बोलते हैं एंथ्रोपोजेनिक। क्या बोलते हैं, एंथ्रोपोजेनिक पॉल्यूशन। क्या बोलते हैं बेटा, एंथ्रोपोजेनिक पॉल्यूशन, जो कि ह्यूमन मेड है, ह्यूमन के द्वारा किया गया है, ह्यूमन ने पॉल्यूशन को किया है, उसको बोलते हैं एंथ्रोपोजेनिक। तो हम लोग सबसे पहले यहाँ पर किसके बारे में पढ़ेंगे बेटा, तो हम लोगों को सबसे पहले यहाँ पर एयर पॉल्यूशन के बारे में पढ़ना है, एयर पॉल्यूशन के बारे में पढ़ना है। अब हमें पता है कि एयर पॉल्यूशन का मतलब है कि एयर में कुछ अनवांछनीय जो अवांछनीय सब्सटेंसेस होते हैं, यानी कि अनवांटेड सब्सटेंसेस होते हैं, वो अनवांटेड सब्सटेंसेस बेटा सस्पेंडेड पार्टिकुलेट्स भी हो सकते हैं, सस्पेंडेड पार्टिकुलेट भी हो सकते हैं। सस्पेंडेड पार्टिकुलेट का मतलब ये होता है कुछ ऐसे पार्टिकल्स होते हैं जो कि एयर में जम जाते हैं और वो रेस्पिरेशन के थ्रू, हमारी नॉस्ट्रल्स के थ्रू, रेस्पिरेशन के थ्रू हमारे लंग्स तक पहुंचते हैं। तो वो सस्पेंडेड पार्टिकल्स को किस तरीके से हमारी एयर से रिमूव करना है, तो कुछ मेथड्स हैं जिसके द्वारा हम लोग सस्पेंडेड पार्टिकल्स को रिमूव कर सकते हैं, है ना। कुछ हैं ऐसे मेथड्स जिसके थ्रू हम लोग इस सस्पेंडेड पार्टिकल्स को, सल्फर के पार्टिकल्स बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल होते हैं ना ह्यूमन बींग्स के लिए, एनिमल्स के, प्लांट्स के, तो उन जितने भी सस्पेंडेड पार्टिकल्स हैं, हार्मफुल पार्टिकल्स हैं एयर के अंदर, उनको सबको हम लोग रिमूव कर सकते हैं। कुछ ऐसी टेक्नोलॉजीज हैं, तो ऐसी टेक्नोलॉजीज में एक तो इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर है, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर है, ये प्रेसिपिटेटर है जो कि बहुत इम्प्योरिटीज को रिमूव कर देता है। एक होता है बेटा स्क्रबर, ये स्क्रबर की इम्प्योरिटीज जो कि एयर के अंदर होती हैं उनको रिमूव कर देता है। चलिए हम लोग एनसीईआरटी से पढ़ेंगे बेटा। देखिए क्या लिखा हुआ है इसमें एनसीईआरटी में लास्ट चैप्टर के अंदर। पेज नंबर है बेटा, पेज नंबर है आपका 270, 270, ठीक है। देखिए बेटा क्या लिखा हुआ है इसमें, पॉल्यूशन इज़ एनी अनडिज़ायरेबल चेंज इन फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एयर, लैंड, वाटर और सॉइल
एजेंट्स दैट ब्रिंग, ये आपको पता है बेटा कि पॉल्यूटेंट्स किसको बोलते हैं, पॉल्यूटेंट्स किसको बोलते हैं, पॉल्यूटेंट्स का मतलब है कि ऐसे सभी फैक्टर्स, ऐसे सभी एजेंट जो कि पॉल्यूशन को करते हैं, जिसकी वजह से पॉल्यूशन होता है, उनको पॉल्यूटेंट्स कहते हैं। अब हमने कहा था गवर्नमेंट ने कुछ एक्ट चलाया है, तो द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ पास द एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ अवर एनवायरमेंट। ठीक है ना, हमारे एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए गवर्नमेंट के द्वारा एक एक्ट चलाया गया है जो कि 1986 में चलाया गया था। चलिए फिर हमें क्या पढ़ना है बेटा, एयर पॉल्यूशन के बारे में पढ़ना हमें, एयर पॉल्यूशन एंड इट्स कंट्रोल। आप सभी लोग जानते हैं कि एयर पॉल्यूशन का मतलब होता है कि अनवांटेड पार्टिकल्स का एयर में आ जाना। ठीक है, हमने अभी बात की कि एयर के सस्पेंडेड पार्टिकल्स को दो मेथड के थ्रू निकाला जा सकता है, यानी कि रिमूव किया जा सकता है। एक तो ये देखिए, ये दिया हुआ है इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर। क्या है ये? इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर। ठीक है ना, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर जो है, इसमें इलेक्ट्रोड्स होते हैं। इसमें क्या होते हैं बेटा? इलेक्ट्रोड्स होते हैं जो कि डर्ट के पार्टिकल्स को ट्रैप कर लेते हैं और इसमें से इलेक्ट्रॉन्स पास होते हैं, नेगेटिव आयन के इलेक्ट्रॉन्स पास होते हैं और डस्ट पार्टिकल को ट्रैप करते हैं। और ये प्लेट्स होती हैं जो कि डस्ट पार्टिकल्स को नीचे गिरा देती हैं, तो वो इस तरीके से रिमूव करने के काम आता है। देखिए क्या लिखा हुआ है, देयर आर सेवरल वेज of removing particulate matter, the most widely method is used which is electrostatic precipitator। सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला ये इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर है, विच कैन रिमूव ओवर 99% पर्टिकुलेट मैटर प्रेजेंट इन द एग्जॉस्ट। 99% पर्टिकुलेट मैटर्स इसके द्वारा जो इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर है 99% जो डस्ट पार्टिकल्स हैं या हार्मफुल पार्टिकल्स हैं उनको रिमूव किया जा सकता है। जैसे मैंने आपको बताया कि इसमें क्या होते हैं बेटा, वायर्स होते हैं, इलेक्ट्रोड्स होते हैं। इट हैज़ इलेक्ट्रोड वायर्स दैट आर maintained at several थाउजेंड वोल्ट्स। ठीक है ना, बहुत वोल्ट्स पर इसको इलेक्ट्रोड्स को रखा जाता है, हाई वोल्टेज रखा जाता है। विच प्रोड्यूस अ कोरोना दैट रिलीज इलेक्ट्रॉन्स रिलीज होते हैं एंड दीज इलेक्ट्रॉन्स अटैच टू डस्ट पार्टिकल के साथ ये इलेक्ट्रॉन अटैच हो जाते हैं और टोटल मिला के नेगेटिव चार्ज हो जाता है। The collecting plates are grounded and attract to charged dust particles, and the velocity of air between the plates must be low and it enough to allow the dust to fall, और डस्ट पार्टिकल्स जो है वो नीचे गिर जाते हैं। दूसरा मैंने आपको बताया था स्क्रबर, अभी बताया ना बेटा स्क्रबर। ये स्क्रबर जो है ये 16.1 में ये दिया हुआ है, देखिए ये लिखा हुआ ना स्क्रबर। एंड स्क्रबर कैन रिमूव गैसेज लाइक सल्फर। ठीक है ना, अंडरलाइन करिएगा इसको। आई स्क्रबर कैन रिमूव गैसेज लाइक सल्फर डाइऑक्साइड गैस जो कि बहुत ही हार्मफुल है, उसको रिमूव करने के काम आता है। इन अ स्क्रबर द एग्जॉस्ट इज पास्ड थ्रू अ स्प्रे ऑफ वाटर। रिसेंटली वी हैव रियलाइज्ड द डेंजर्स ऑफ पर्टिकुलेट मैटर दैट आर वेरी वेरी स्मॉल एंड नॉट रिमूव्ड बाय दीज प्रेसिपिटेटर। अभी इतने छोटे छोटे पार्टिकल्स भी हो सकते हैं कुछ पर्टिकुलेट मैटर के जो कि इन मेथड के थ्रू रिमूव नहीं किए जा सकते हैं। तो क्या करते हैं, अकॉर्डिंग टू सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड CPCB, अंडरलाइन करिएगा CPCB सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, पर्टिकुलेट साइज 2.5 माइक्रोमीटर लेस इन डायमीटर आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉजिंग द ग्रेटेस्ट हार्म ह्यूमन हेल्थ। मतलब इतने छोटे पर्टिकुलेट मैटर हैं जो कि ह्यूमन हेल्थ को नुकसान पहुंचा सकते हैं। ठीक है, और ह्यूमन बींग्स में डिजीज़ हो सकती हैं, लंग्स की डिजीज़ हो सकती हैं, अस्थमा हो सकता है और प्रीमैच्योर डेथ भी हो सकती है, यानी एज से पहले डेथ भी हो सकती है। तो ये सारी चीज़ें पर्टिकुलेट मैटर यानी एयर पोल्यूशन की वजह से हो रही हैं। ठीक है, फिर हमें ये पता है बेटा कि ऑटोमोबाइल्स जो होते हैं, ये ऑटोमोबाइल्स भी एक्चुअली जो मेट्रो सिटीज़ हैं, बड़े बड़े शहर हैं, वहाँ बड़े बड़े शहरों में मेट्रो सिटीज़ हैं, तो वहाँ पर भी बहुत ज़्यादा एयर पोल्यूशन है, क्योंकि वहाँ व्हीकल इतने ज़्यादा चलते हैं, गाड़ियाँ इतनी ज़्यादा चलती हैं, जिसकी वजह से बहुत एयर पोल्यूशन होता है। तो हम पेज नंबर 272 पर हैं बेटा, पेज नंबर 272, पहला पैराग्राफ। ऑटोमोबाइल्स आर अ मेजर कॉज फॉर एटमॉस्फेरिक पोल्यूशन at least in the metro cities. As the number of vehicles increase on the street, this problem is now shifting to other cities too. Proper maintenance of automobile along with the use of lead-free petrol or diesel can reduce the pollutant they emit. मतलब lead-free पेट्रोल का यूज़ किया जाएगा अगर तो पोल्यूशन नहीं होगा।
कैटालिटिकल कन्वर्टर्स को यूज़ करना चाहिए। हैविंग एक्सपेंसिव मेटल नेमली प्लेटिनम, पैलेडियम एंड रोडियम एज ए कैटलिस्ट आर फिटेड इनटू ऑटोमोबाइल्स फॉर रिड्यूसिंग एमिशन फॉर द पॉइजनस गैस। तो जितने भी व्हीकल हैं उनमें प्लेटिनम, पैलेडियम और रोडियम ये कैटलिस्ट को यूज़ करा जाना चाहिए, फिट किया जाना चाहिए, जिससे कि कम से कम पॉल्यूशन हो। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं सेकंड पैराग्राफ। इन इंडिया द एयर यानी द एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट यानी एयर एक्ट केम इनटू फोर्स 1981 में। 1981 में एक लॉ आया, 1981 में एक रूल बनाया गया, बट वॉज अमेंडेड इन द 1987। बना था रूल कब? 1981 में, लेकिन इसको कब लागू किया गया? 1987 में लागू किया गया, टू इंक्लूड नॉइज़ एज एन एयर पॉल्यूटेंट। नॉइज़ पॉल्यूशन को भी एयर पॉल्यूटेंट यानी नॉइज़ को, शोर को भी, नॉइज़ पॉल्यूशन को भी एयर पॉल्यूशन में ही इंक्लूड कर दिया गया है। ठीक है बेटा, नॉइज़ को भी एयर पॉल्यूशन में ही इंक्लूड किया गया है। क्यों? क्योंकि शोर शराबे से क्या होता है, एयर में भी प्रॉब्लम आती है। तो नॉइज़ इज अनडिजायरेबल हाई लेवल ऑफ साउंड। ठीक है ना। वी हैव गॉट यूज टू एसोसिएटेड लाउड साउंड विद प्लेजर एंड एंटरटेनमेंट, नॉट रियलाइजिंग दैट नॉइज़ कॉजेज साइकोलॉजिकल एंड फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर्स इन ह्यूमन। बड़े बड़े शहरों में बड़े बड़े लाउड स्पीकर्स पहले लगाए जाते थे, ठीक है ना। वो लाउड स्पीकर्स तो नहीं लगाए जाते, लेकिन बड़े बड़े स्पीकर्स जो होते हैं वो लगाए जा रहे हैं, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा शोर हो रहा है, कहीं भी पार्टी होती है, डीजे चल रहा है। तो उसके आपने देखा हो गवर्नमेंट ने एक बैन लगा रखा है कि 10 बजे के बाद कहीं भी डीजे नहीं चलेगा। तो इंटीरियर एरिया जो है वहाँ पर तो लोग चला जाते हैं, लेकिन सिटीज़ में ये 10 बजे के बाद में डीजे नहीं चला सकते हैं। जब बच्चों के एग्ज़ाम्स होते हैं उस समय में लोगों को मना किया जाता है कि अपने अपने घरों में स्पीकर्स को बंद रखें, या शादी पार्टी जो भी होती है वहाँ पर स्पीकर्स ना चलाएं। ज़्यादा तेज़ आवाज़ से हमारे कानों में प्रॉब्लम हो सकती है, हम बहरे भी हो सकते हैं, ठीक है ना, बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, मेंटल डिस्टर्बेंस भी होता है नॉइज़ की वजह से। तो नॉइज़ को 1981 में एयर पॉल्यूटेंट में शामिल कर दिया गया था बेटा, ठीक है ना। नींद ना आने की प्रॉब्लम हो सकती है, तो इस तरीके से ये प्रॉब्लम होती है। तो नॉइज़ को एयर पॉल्यूशन में इंक्लूड किया गया, ठीक है। चलिए अब हम लोग आते हैं कंट्रोलिंग व्हीकलर एयर पॉल्यूशन, ए केस स्टडी ऑफ दिल्ली। दिल्ली के अंदर इतनी ज़्यादा गाड़ियाँ हैं जितनी कि गुजरात और महाराष्ट्र या गुजरात और वेस्ट बंगाल की बात करते हैं, गुजरात और वेस्ट बंगाल में भी मिलाकर इतनी गाड़ियाँ नहीं होंगी जितनी कि एक अकेले दिल्ली के अंदर गाड़ियाँ। तो दिल्ली का पोल्यूशन इतना ज़्यादा हो चुका है, आप सभी को मालूम होगा बेटा भाई ये बात। दिल्ली का पोल्यूशन इतना ज़्यादा है कि उसको किसी भी तरीके से कम नहीं किया जा सकता है। लेकिन धीरे धीरे करके गवर्नमेंट ने ऐसे एक्ट चलाए हैं, इस तरीके की टेक्नोलॉजीज डेवलप करी हैं व्हीकल्स में, कि धीरे धीरे करके अब दिल्ली का पोल्यूशन भी बहुत कुछ हद तक कम कर दिया गया है, ठीक है। तो दिस इज़ द केस स्टडी ऑफ द दिल्ली। जैसे कि क्या किया गया है देखिए आप यहाँ पर, आफ्टर बीइंग censored very strongly by the Supreme Court under its directives, the government was asked to take within a specific time period appropriate measure, including switching over the entire fleet of public transport, that is buses, from diesel to CNG। डीजल की बसेस जो थी वो सब CNG की बसेस कर दी गई हैं, और दिल्ली में अब सारी की सारी बसेस जो हैं वो CNG की हैं। All the buses of the Delhi were converted to run as CNG by the end of 2002। 2002 तक दिल्ली की सारी बसें जो हैं वो CNG कर दी गई। You may ask the question as to why CNG is better than diesel। This is the important question, बहुत ही important चीज़ है कि CNG बेटर क्यों है, डीजल से ज़्यादा अच्छी CNG क्यों है। तो आंसर क्या है? आंसर इज दैट CNG बर्न्स मोस्ट एफिशिएंटली अनलाइक पेट्रोल और डीजल। CNG जो है बहुत कंप्लीट बर्न होता है, CNG जो है पूरी तरीके से जलती है, इनकम्प्लीट बर्न, अनबर्न नहीं रहती है। जबकि पेट्रोल और डीजल जो है वो अनबर्न रह जाता है, कि थोड़ा सा अधजला सा रह जाता है, जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा एनवायरनमेंट को पॉल्यूट करता है। तो CNG वो कम्प्लीटली बर्न होता है, इसीलिए बहुत ही एफिशिएंट है ना। इन द ऑटोमोबाइल्स एंड वेरी लिटिल ऑफ इट्स लेफ्ट अनबर्न। मोरओवर CNG इज चीपर, CNG सस्ती भी है देन पेट्रोल और डीजल, कैन नॉट बी साइफन्ड ऑफ बाई थीव्स एंड एडल्ट्रेटेड लाइक पेट्रोल और डीजल।
जैसे कि लोग चुरा लेते हैं डीजल और पेट्रोल को, वो चुराने का भी खतरा नहीं है सीएनजी में, सस्ती भी है। लेकिन कुछ प्रॉब्लम्स भी हैं। प्रॉब्लम्स ये हैं कि जो सीएनजी की पाइपलाइंस हैं वो हर जगह पर नहीं आते। देखो सीएनजी के पंप्स जो हैं वो जगह जगह पर आपको नहीं मिलेंगे, जैसे कि पेट्रोल डीजल के पंप्स मिलते हैं। सीएनजी बस कुछ कुछ दूरी पर ही कहीं कहीं पर भी सीएनजी का पंप बनाया गया है, बाकी सीएनजी में बस यही दिक्कत है, बाकी कोई दिक्कत नहीं है सीएनजी में, ठीक है ना। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया थ्रू अ न्यू ऑटो फ्यूल पॉलिसी हैज़ लेड आउट अ रोड मैप टू कट डाउन व्हीकल पॉल्यूशन in Indian cities. More stringent norms for fuels means steady reducing the sulfur and aromatic content in petrol and diesel fuel. मेन चीज़ है कि जो सल्फ़र है उसको एयर पोल्यूशन से हटाना, मेन चीज़ है जो सल्फ़र है उसको इस एयर में से हटाना। तो यूरो 3 नॉर्म्स इंपॉर्टेंट चीज़ है, अंडरलाइन करिएगा। यूरो 3 नॉर्म्स फॉर एग्जाम्पल स्टिमुलेट दैट द सल्फ़र बी कंट्रोल्ड एट 350 पार्ट्स पर मिलियन। 350 ppm सल्फ़र को कम किया गया है इन द डीजल में 350, डीजल की 350 ppm सल्फ़र को कंट्रोल किया गया है, और पेट्रोल में 150 ppm को कंट्रोल किया गया सल्फ़र को। सल्फ़र इतना ज़्यादा हार्मफुल है कि उसको कम करना बहुत ज़रूरी है। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स आर टू बी कंटेन्ड at 42% of the concerned fuel, और एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स 42% है बेटा। The goal according to the road map is to reduce sulfur to 50 ppm in petrol and diesel and bring down to level 35%। अभी सल्फ़र का अमाउंट और कम होना है। Corresponding to the fuel, vehicle engines will also need to be upgraded। vehicle engines आपने सुना होगा भारत स्टेज 3, भारत स्टेज 4, भारत स्टेज 6, अब इस समय BS6 यानी कि भारत स्टेज 6 के व्हीकल चल रहे हैं। तो ये इस तरीके से एक प्रोग्राम चला गया है जिसमें कि इंजन जो है वो पुराना नहीं होना चाहिए, व्हीकल को अपग्रेड किया गया है, व्हीकल के इंजन को अपग्रेड किया गया है। मास एमिशन स्टैंडर्ड भारत स्टेज 2 विच इज़ इक्विवेलेंट टू यूरो 2 नॉर्म्स, ठीक है बेटा, याद रखिएगा। भारत स्टेज 2 जो कि यूरो 2 नॉर्म्स के लेवल का ही है। आर नो मोर एप्लीकेबल इन एनी ऑफ द सिटीज़ ऑफ इंडिया। डिटेल्स ऑफ द लेटेस्ट, अब BS2 तो कहीं नहीं अप्लाई हो रहा, बाकी सब अप्लाई हो रहे हैं, आगे अपग्रेड कर दिए गए हैं इंजन। जैसे 4 व्हीलर के लिए BS3 है, 4 व्हीलर्स के लिए BS4 भी है, 3 भी है। मेगा सिटीज़ में 13 मेगा सिटीज़ में BS4 जो 13 मेगा सिटीज़ में लागू किया गया है। दिल्ली NCR में, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, बेंगलोर, सूरत, कानपुर, आगरा, लखनऊ एंड शोलापुर, ठीक है ना, अप्रैल 2010 से, ठीक है। और 3 व्हीलर्स में BS3 थ्रू आउट द कंट्री सिंस 2010, थ्रू आउट द कंट्री, पूरे देश में 3 व्हीलर्स के लिए BS3 है। और दो पहिए के लिए यानी कि 2 व्हीलर्स के लिए BS3 है थ्रू आउट द कंट्री सिंस अक्टूबर 2010 तक, ठीक है। तो इस तरीके से ये नियम लागू किए गए हैं, जिससे कि हमारे एनवायरनमेंट को पॉल्यूशन होने से बचाया जाए, इस एयर को पॉल्यूट होने से बचाया जाए, ठीक है। ये चीज़ें आपको एयर पॉल्यूशन में याद रखनी है बेटा। तो अब हम आते हैं वाटर पोल्यूशन पर। वाटर पोल्यूशन आपको पता है कि किसी भी तरीके की जो अशुद्धियाँ होती हैं वो अगर वाटर में मिल गई हैं तो वो वाटर को पॉल्यूट कर देगी, ठीक है। जैसे कि हम लोग बात करते हैं डोमेस्टिक वेस्ट की। डोमेस्टिक वेस्ट यानी घरों से निकला हुआ कूड़ा कचरा अगर नालों में बहकर नदियों में जाता है, सीवेज वाटर जो होता है अगर वो नदियों में जाता है तो नदी का पानी जो है वो पॉल्यूट हो जाएगा, ठीक है। तो हम बात करते हैं कि किस किस चीज़ से ये पॉल्यूशन हो सकता है। तो देखिए पेज नंबर बेटा 274 पर दिया गया है, वाटर रियलाइजिंग द इम्पोर्टेंस ऑफ मेंटेनिंग द क्लीनिनेस ऑफ द वाटर बॉडीज, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ पास्ड द वाटर एक्ट 1974 टू सेफ गार्ड अवर वाटर रिसोर्स, पानी को साफ रखने के लिए, ठीक है। डोमेस्टिक सीवेज एंड इंडस्ट्रियल इफ्लुएंस, घरों से निकला हुआ सीवेज जो होता है, हमारे वॉशरूम से, टॉयलेट से निकला हुआ जो पानी होता है, घरों से निकला हुआ गंदा पानी जो होता है वो भी वाटर को पॉल्यूट करता है। इंडस्ट्रियल इफ्लुएंस जो कि इंडस्ट्री से निकलने वाला केमिकल है, पानी इंडस्ट्री से निकलने वाला पानी है, वो सब पानी को पॉल्यूट करता है, नदियों को पॉल्यूट करता है, जिससे हमारे नदियों की पानी की जो एक्वाटिक लाइफ है, मछलियाँ हैं, वो एक्वाटिक एनिमल्स हैं, उनको बहुत नुकसान पहुंच रहा है, ठीक है बेटा। और आपने BOD पढ़ा है बेटा कि BOD क्या होता है,
पढ़ा है ना आपने बीओडी बेटा। तो बीओडी कम करना पड़ता है जब सीवेज वाटर को सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में भेजा जाता है, सीवेज वाटर को सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में भेजा जाता है तो वहाँ क्या किया जाता है, सीवेज को साफ़ करा जाता है। सीवेज को साफ़ करने का मतलब है एरोबिक बैक्टीरियाज को यूज़ किया जाता है। सब पढ़ा है बेटा आपने इकोलॉजी में, एरोबिक बैक्टीरियाज को यूज़ किया गया तो बीओडी को कम कर दिया। बीओडी जब कम हो जाए, बीओडी क्या है, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। बीओडी क्या है बेटा, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। बीओडी कम हो जाएगा, पानी साफ हो जाएगा, ठीक है। तो ये बीओडी के बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा सही। चलिए अब हम लोग इस पैराग्राफ पर आते हैं बेटा, पेज नंबर 275 पर। प्रेजेंस ऑफ large amount of nutrients in water also causes excessive growth of planktonic free floating algae called algal bloom। algal bloom भी आपने पढ़ा है बेटा, आप सभी ने algal bloom भी पढ़ा हुआ है। algal bloom आपने पढ़ा है, एल्गी के बड़े बड़े गुच्छे जैसे बन जाते हैं पानी के अंदर। तो अगर कुछ न्यूट्रिएंट्स अगर खेतों से बहते हुए, कुछ फर्टिलाइजर्स अगर खेतों से बहते हुए पानी के थ्रू बहते हुए अगर नदियों में पहुंच जाते हैं तो नदियों में पहुंचने पर वहाँ पर एल्गी की ग्रोथ बहुत तेज़ी से होने लगती है, जो कि उस जगह जगह ग्रुप जैसे बना लेती है। एल्गी, ब्लू ग्रीन एल्गी याद होगा आपको, जिसको हम लोगों ने कहा था एल्गल ब्लूम्स बन जाते हैं। वो क्या बन जाते हैं, एल्गल ब्लूम्स बन जाते हैं। अब एल्गल ब्लूम्स में क्या होता है कि जो जितने भी वहाँ एक्वाटिक लाइफ होती है, पानी के अंदर के एनिमल्स होते हैं, वो सब खत्म होने लगते हैं। तो एल्गल ब्लूम्स का ये कारण है, मॉर्टेलिटी होने लगती है, फिश वगैरह मरने लगती हैं, ठीक है। तो ये एल्गल ब्लूम की बात है बेटा। चलिए आइकॉर्निया के बारे में आप जानते हैं बेटा, ठीक है, वो सब इसी में आ जाएगा। आइकॉर्निया का भी काम क्या है, आइकॉर्निया क्या है, बहुत सुंदर फूल होते हैं उसके। आइकॉर्निया जिसको जलकुंभी कहते हैं बेटा, वाटर हाइसेंथ जिसको बोलते हैं, वाटर हाइसेंथ जलकुंभी, बहुत सुंदर सुंदर फूल होते हैं। लेकिन सुंदर फूलों की वजह से उसको लगाया गया, लेकिन वो क्या कर रही है, हमारे इन्वायरमेंट को पॉल्यूट कर रही है। कैसे पॉल्यूट कर रही है, सारी की सारी ऑक्सीजन को खत्म कर रही है, मछलियाँ मार रही है, ठीक। ये हुआ टेरर ऑफ बेंगॉल कहते हैं, याद रखिएगा बेटा, ठीक है। चलिए तो वाटर पॉल्यूशन में ही एक चीज़ हम और पढ़े हैं, बायोमैग्निफिकेशन एंड यूट्रोफिकेशन। बायोमैग्निफिकेशन बायोमैग्निफिकेशन का मतलब है कि किसी भी हार्मफुल पेस्टिसाइड्स का या किसी भी जो नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस होते हैं, नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस जो होते हैं, नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस जिसका कि डिकम्पोजिशन नहीं किया जा सकता है। जैसे कि हम बात करते हैं डीडीटी जो क्योंकि खेतों में डाला जाता है, पेस्टिसाइड्स या हर्बिसाइड्स या पेस्टिसाइड्स जो भी खेतों में डाले जा रहे हैं, वो अगर फूड चेन में एंटर कर जाते हैं, ये अगर फूड चेन में एंटर कर जाता है तो इसको कहते हैं बायोमैग्निफिकेशन। कैसे फूड चेन में, प्लांट्स में डाला गया था इन फर्टिलाइजर्स को, डीडीटी को, सपोज तो पानी से बहता हुआ कहाँ पहुँच गया, नदियों में पहुँच गया, नदियों में जाके मछलियों में पहुँच गया, मछलियों ने उस पानी को पिया, तो अब उन मछलियों को ह्यूमन बींग्स ने खाया तो वो मछलियों के थ्रू ह्यूमन बींग्स में पहुँच चुका है डीडीटी। तो नुकसान किसको होगा, ह्यूमन बींग्स को नुकसान होगा। इसी को कहते हैं बायोमैग्निफिकेशन, क्योंकि ये फूड चेन के थ्रू पहुँचा है, ठीक है। ये कहलाएगा क्या, बायोमैग्निफिकेशन। तो फूड चेन में जितना हाई लेवल का ऑर्गेनिज्म होगा, जैसे जैसे फूड चेन में आगे बढ़ते चले जाएंगे तो सबसे लास्ट वाला जो ऑर्गेनिज्म होगा उसको सबसे ज़्यादा नुकसान होगा, उसमें सबसे ज़्यादा कंसंट्रेशन मिलेगी। सबसे ज़्यादा कंसंट्रेशन किस में मिलेगी, फूड चेन में। जो सबसे आखिरी वाला जो कंज्यूमर होगा उसमें सबसे ज़्यादा ये इस तरीके के जो नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस हैं, बायोमैग्निफिकेशन की जो मात्रा है वो सबसे ज़्यादा सबसे लास्ट वाले कंज्यूमर में मिलेगी बेटा, ठीक है। ऐसे ही है यूट्रोफिकेशन बेटा, देखिए यूट्रोफिकेशन इज अ नेचुरल एजिंग ऑफ अ लेक बाय न्यूट्रिएंट एनरिचमेंट ऑफ इट्स वाटर। In a young lake, the water is cold and clear, supporting little life. With time, streams draining into the lake introduce nutrients such as nitrogen and phosphorus, which increase the growth of aquatic organisms. As the lake's fertility increases, plants and animal burgeons and organic remains begin to deposit on the lake bottom. तो यूट्रोफिकेशन का मतलब है कि अब जो रिवर बॉडी है, जो नदियाँ हैं, समुद्र हैं,
या जो भी वाटर बॉडी है या झरने हैं वो पुराने हो चुके हैं, ओल्ड हो चुके हैं। ओल्ड होने का मतलब क्या है, जैसे कि आपने सक्सेशन में पढ़ा था बेटा इकोलॉजी के अंदर, कि धीरे धीरे करके वहाँ पर ऑर्गेनिक मैटर इकट्ठा होता रहता है। ऑर्गेनिक मैटर इकट्ठा होता रहता है तो वहाँ पर प्लांट्स निकलना, छोटे छोटे प्लांट्स निकलना शुरू हो जाते हैं। तो ये धीरे धीरे क्या होता है, जो पानी की मात्रा होती है, क्वांटिटी होती है, वो धीरे धीरे कम होती चली जाती है और पानी गर्म होता चला जाता है। जबकि स्टार्टिंग में यंग लेक जो होता है उसमें पानी ठंडा होता है, कोल्ड स्ट्रीम होता है, इसको कहते हैं एजिंग। तो यूट्रोफिकेशन एक्चुअली क्या है, एजिंग ऑफ द वाटर बॉडीज, एजिंग हो रही है, यानी कि वहाँ ऑर्गेनिक मैटर इकट्ठा होता चला जा रहा है और वो पूरा ख़त्म हो रहा है, लेक सिस्टम पूरा ख़त्म हो रहा है बेटा, ठीक है। चलिए, तो अब हम लोग आते हैं अ केस स्टडी ऑफ इंटीग्रेटेड वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट। केस स्टडी ऑफ इंटीग्रेटेड वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट, कि वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट को किस, वेस्ट वाटर कौन सा, इंडस्ट्री से निकला हुआ पानी, घरों से निकला हुआ पानी, उसका ट्रीटमेंट किस तरीके से किया जाएगा, ठीक है। चलिए, तो वेस्ट वाटर में सीवेज भी होगा, घरों से निकला हुआ जो पानी होता है। वेस्ट वाटर इंक्लूडिंग सीवेज कैन बी ट्रीटेड इन इंटीग्रेटेड मैनर बाय यूटिलाइजिंग अ मिक्स ऑफ आर्टिफिशियल एंड नेचुरल प्रोसेस। नेचुरल प्रोसेस से भी हो सकता है, आर्टिफिशियल प्रोसेस से भी हो सकता है सीवेज का ट्रीटमेंट। एन एग्जाम्पल ऑफ सच एन इनिशिएटिव इन द टाउन ऑफ आर्कटा situated along the northern coast of California, collaborating with biologists from the Humboldt State University, the town's people created an integrated wastewater treatment process within a natural system. तो जो आर्कटा सिटी था, शहर था एक, वहाँ पर क्या हुआ कि इस तरीके का प्रोसेस किया गया कि नेचुरल प्रोसेस से वेस्ट वाटर को ट्रीट किया गया। क्या किया गया, नंबर 1 द कन्वेंशनल सेडिमेंटेशन, फिल्टरिंग एंड क्लोरीन ट्रीटमेंट। अगर क्लोरीन दिया गया, क्लोरीन डाला जाता है पानी में, आपको पता होगा बेटा, पानी को साफ करने के लिए, ठीक है। आफ्टर दिस स्टेज लॉट्स ऑफ डेंजरस पॉल्यूटेंट्स लाइक डिजॉल्व हैवी मेटल्स स्टिल रिमेन। क्लोरीन डालने के बाद भी बहुत सारे डेंजरस जो डेंजरस जो सब्सटेंसेस थे वो सब रह गए, अभी उसमें हैवी मेटल रह गए, इम्प्योरिटीज़ तो दूर हुई नहीं, अशुद्धियाँ दूर हो नहीं पाई। To combat this, an innovative approach was taken and the biologists developed a series of 6 connected marshes over 60 hectares of marshland. एक मार्श लैंड बनाया गया, पूरा का पूरा मार्शी एरिया बनाया गया 60 हेक्टेयर का, वहाँ पर वेस्ट वाटर को ट्रीट किया गया। किस तरीके से, देखिए। Appropriate plants, algae, fungi, bacteria were seeded into this area which neutralize, absorb and assimilate the pollutant, hence as the water flows through the marsh it gets purified naturally. मार्शी एरिया बनाया गया, मार्शी एरिया समझते, दलदल वाला एरिया, वहाँ पर एल्गी, फंजाई वो ग्रो होने लगी। जब वो ग्रो होने लगे तो जितना भी उसके अंदर उस पानी में वेस्ट वाटर था, उस वेस्ट वाटर के अंदर जितना भी इम्प्योरिटीज़ थी वो सब उन्होंने ऑब्जर्व कर लिया, जिसकी वजह से वो ग्रो था। आपको मालूम है कि फंजाई किस चीज़ पर ग्रो करती है, आपको मालूम है एल्गी किस चीज़ पर ग्रो करती है। तो ये सारी चीज़ें उन ऑर्गेनिक मैटर को कंज्यूम करके, ऑर्गेनिक मैटर को खाकर वो वहाँ पर मार्शी एरिया में नेचुरली वेस्ट वाटर का ट्रीटमेंट कर दिया गया, ठीक है, आर्कटा में। द मार्शेज ऑल्सो कॉन्स्टिट्यूट अ सेंचुरी, और मार्शी एरिया क्या बन गया, एक सेंचुरी बन गया विद अ हाई लेवल ऑफ बायोडाइवर्सिटी इन द फॉर्म ऑफ फिश, एनिमल एंड बर्ड्स दैट नाउ reside there. अब अ सिटीजन ग्रुप कॉल्ड फ्रेंड्स ऑफ आर्कटा मार्श, याद रखिएगा बेटा, फोम, FOAM, अंडरलाइन करिएगा इसको, FOAM। ये आर्कटा जो एरिया था, वहाँ पर जो सिटी था, वहाँ पर इस तरीके से नेचुरली वाटर को ट्रीटमेंट किया गया, इसीलिए वहाँ पर ग्रुप बनाया गया। क्या ग्रुप बनाया गया था, फ्रेंड्स ऑफ द आर्कटा मार्श। फ्रेंड्स ऑफ द आर्कटा मार्श आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द अपकीप ऑफ एंड सेफ गार्डिंग ऑफ दिस वंडरफुल प्रोजेक्ट। तो इस तरीके से देखिए किस तरीके से वाटर को ट्रीट किया गया। मार्शी एरिया बनाया गया 60 हेक्टेयर में, वहाँ पर वेस्ट वाटर को पहुँचा दिया गया और सारा का सारा वेस्ट वाटर का क्या बन गया, एल्गी फंजाई ग्रोथ होने लगी, बायोडाइवर्सिटी बन गई, बर्ड्स आ गए, एनिमल्स आ गए, क्योंकि जहाँ पर लाइफ होगी, प्लांट्स होंगे, वहाँ एनिमल्स और बर्ड्स होंगे, एक सेंचुरी बन गई वहाँ पर, ठीक है। तो इस तरीके से कितने अच्छे तरीके से वेस्ट वाटर को ट्रीटमेंट किया गया। तो इस तरीके से
वेस्ट वाटर को ट्रीटमेंट किया जाता है। आपको मालूम है सीवेज वाटर को आर्टिफिशियली किया, ये तो नेचुरली किया गया, आर्टिफिशियली कैसे सीवेज वाटर सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में भेजा जाता है, वहाँ पर एरोबिक बैक्टीरिया का यूज़ किया जाता है और पानी को साफ़ करके म्यूनसिपालिटी के नलों से घरों में भेजा जाता है। चलिए ठीक है, फिर हम लोग बेटा अब सॉलिड वेस्ट की बात करेंगे। नेक्स्ट हमें पढ़ना है सॉलिड वेस्ट। सॉलिड वेस्ट का मतलब ये होता है कि हमारे घरों से जो कूड़ा कचरा निकल रहा है, तो कूड़ा कचरा जो हमारे गांव से निकल रहा है, म्यूनसिपालिटी की जो गाड़ियाँ आती हैं, नगर महापालिका की जो गाड़ियाँ आती हैं हमारे घरों से कूड़ा लेकर जाती हैं, वो उस कूड़े का क्या करते हैं, उस कूड़े को किस तरीके से डिस्पोज करना चाहिए, तो कौन कौन से तरीके, जला भी सकते हैं, गड्ढा खोद के गाड़ भी सकते हैं, तो उस तरीके को कौन कौन से तरीक़ों को हमको यूज़ करना चाहिए। ठीक है, तो हम लोग सॉलिड वेस्ट पढ़ेंगे। सॉलिड वेस्ट के बाद और मोस्ट प्रोबेबली नेक्स्ट लेक्चर में हमारा ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। ठीक है बेटा, चलिए आज के लिए